हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 20 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि क्या करेगी, एस्टेब्लिश करेगी क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, किसके साथ मिलके, अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारा न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ कोलैबोरेशन करके इस लैब को एस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम अपने इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग के एरिया में रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके और साथ में न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज को क्या कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या करें, इन्वॉल्व हो और इसमें क्या करें, रिसर्च करें। ठीक है, लैब जो भी हम क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब एस्टेब्लिश करेंगे वो क्या काम करेगी जरा हम ये देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करेगी, ये क्वांटम कंप्यूटिंग एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को और साइंटिस्ट को। इसके अलावा ये कुछ एरियाज जो हमारे बहुत ज्यादा इमर्जिंग एरियाज हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इन सब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा हम कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं उनको हम टेस्ट करेंगे इन लो रिस्क एनवायरमेंट। देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग में एक्चुअली क्या होता है, ये मेनली डेवलपिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है जो क्वांटम थ्योरी प्रिंसिपल्स पे बेस होती है, जो एक्सप्लेन करती है कि किसी भी मतलब कि छोटे लेवल पे उस कैसे वो बिहेव करेगी। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी प्रिंसिपल, जो एक्सप्लेन करती है नेचर और बिहेवियर एनर्जी का, मैटर का, किस पे, क्वांटम लेवल मतलब कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। ठीक है, रेदर देन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें हम क्या करते हैं, बिट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जीरोस जैसे बाइनरीज होता है वंस, इनके थ्रू क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू जैसे कन्वेंशनल कंप्यूटर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्या करते हैं, क्वांटम बिट्स यूज करते हैं। देखो भाई, जो नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं वो 0 और 1 में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो उनको जो होते हैं उनके अंदर क्वांटम बिट्स होते हैं। ठीक है, ये अलग से बिट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्यूबिट्स में इसको हम क्यूबिट्स भी बोलते हैं। देखो गाइस, क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम बिट्स या फिर जो क्यूबिट्स है इसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो 0 या 1 या दोनों एक टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई। देखो, सिंपल बात है कि कन्वेंशनल कंप्यूटर में आप जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो या तो 0 में करोगे या 1 में करोगे, लेकिन क्यूबिट्स में क्या कर सकते हो, आप 0 और 1 दोनों में कर सकते हो एक टाइम पे। ठीक है, सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक क्यूबिट रिप्रेजेंट करता है बोथ 1 और 0 एट वन टाइम, मतलब कि सेम टाइम पे वो 0 और 1 दोनों को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटेंगलमेंट क्या होता है, अगर जो क्यूबिट्स हैं वो एक दूसरे पे क्या सुपर पोजिशन और एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, मतलब कि स्टेट ऑफ 1 कैन डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ अनदर, मतलब कि जो 1 है वो 0 पे डिपेंड हो सकता है, 0 जो है वो 1 पे डिपेंड हो सकता है। ठीक है, तो कई सिंपल बात ये है, अपनी भाषा में आपको बता देती हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग में जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो 0 और 1 या फिर दोनों में कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल जो कंप्यूटर में जो आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो वो आप एक साथ 0 और 1 में नहीं कर सकते। सिंपल बात ये है। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा क्या, ये जो फंक्शन करते हैं वो 2 प्रिंसिपल्स पे क्या फंक्शन होते हैं, जो इनके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। एक सुपर पोजिशन होता है, एक एंटेंगलमेंट हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। सुपर पोजिशन क्या होता है, जब जो क्यूबिट होता है वो एक को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम टाइम पे। एंटेंगलमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक जो है स्टेट दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया क्या है, इंडिया के पास अभी क्वांटम कंप्यूटर है, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया के पास होने वाला है। 2020-21 में बजट ने प्रपोज किया था कि 8,000 करोड़ का नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के अंदर एक क्वांटम कंप्यूटर को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वैक्सीन हेसिस्टेंसी अमंग हेल्थ वर्कर्स एंड कोविन बिग मार्क कोविड-19 वैक्सीनेशन डायरेक्टिव। ये हमने पहले भी काफी बार पढ़ा कि वैक्सीन हेसिस्टेंसी कितनी मेजर प्रॉब्लम है और टॉप 10 रिस्क में से ये 1 रिस्क काउंट होती है। ठीक है, ये जो हमारी न्यूज है हेल्थ सेक्शन में कवर होगा अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वैक्सीन हेसिस्टेंसी मतलब कि होता है कि आप क्या कर रहे हो, वैक्सीन लेने को रिफ्यूज कर रहे हो, इवन कि उसकी अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी आप वैक्सीन लेने से रिफ्यूज कर रहे हो। ठीक है,
सिंपल बात ये, ठीक है। वैक्सीन हेसिस्टेंसी रेफर्स टू डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज। लाइक देखो गाइस, अभी कोविड का वैक्सीन आया, लेकिन अभी क्या काफी लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी क्या न्यूज आ रही है कि ये वैक्सीन लेने से लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है। तो ये क्या होता है, ये वैक्सीन हेसिस्टेंसी होगी, मतलब कि आपको हेसिस्टेशन है कि यार अगर मैं ये वैक्सीन अगर ले लूंगा कहीं मैं मर ना जाऊँ, ठीक है। लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन यह वैक्सीन की सर्विसेज है, लेकिन आप फिर भी नहीं ले रहे हो, ठीक है। वैक्सीन हेसिस्टेंसी एक कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक मतलब कि वेरी करता है अक्रॉस टाइम, प्लेस और वैक्सीन। WHO डिक्लेयर कर रखा है वैक्सीन हेसिस्टेंसी एज वन ऑफ द टॉप 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ इन 2019। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे मैंने न्यूज स्टार्ट करी है मैंने आपको पहले ही बता दी, जो वैक्सीन हेसिस्टेंसी है वो ऑलरेडी वन ऑफ द 10 थ्रेट्स है एज पर ग्लोबल हेल्थ, जो WHO ने बोला है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो सकता है, इट कैन बी कोज बाय इंडिविजुअल या ग्रुप फैक्टर, मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल ने पर्टिकुलर कोई पास्ट में उसका एक्सपीरियंस रह चुका हो हेल्थ सिस्टम या प्रोवाइडर ट्रस्ट की वजह से, कुछ भी हो सकता है, उसका अपना सुपरस्टिशियस भी हो सकता है, कुछ भी कॉन्टेक्सुअल इन्फ्लुएंस, मतलब कि कम्युनिकेशन, मीडिया, रिलीजन, कल्चर, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक, कोई भी आपका बेस हो सकता है। लाइक कोई होते हैं कि यार नहीं, मैंने आपको बताया ना सुपरस्टिशियसनेस, तो इन सब पे बेस भी हो सकता है, या कोई भी वैक्सीन स्पेसिफिक इश्यूज, मतलब कोई को लगता है रिस्क है या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी वजह से ये वैक्सीन हेसिस्टेंसी हो रही है। कोविड-19 वैक्सीन हेसिस्टेंसी क्यों हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन कंपनीज की मोटिव क्या है कि हमें वैक्सीन को प्रोवाइड करना है मोर क्विकली देन नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है 2 वैक्सीन की जो अभी इंडिया में यूज किए जा रही हैं, ठीक है। कोविड-19 की जो वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या कोविन प्लेटफॉर्म है, इसको इसलिए डिजाइन किया गया ताकि वैक्सीन, इस कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको मास इम्यूनाइजेशन हो सके इंडिया में, जो टेक्निकल डिसरप्शन की वजह से फेस होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसको ओन कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोविन हैंडल करेगा इंडिया के जो कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो माइन्यूट डिटेल्स होंगी उन सबको भी हैंडल करेगा, साथ में किन किन बेनिफिशियरीज मिल चुका है वैक्सीन, ठीक है, किन किन को वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीन क्या हो चुका है, एलोकेट हो सके, ये सब छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है वो कोविन का जो प्लेटफॉर्म है वो हैंडल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है RBI रिलीजेस द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक। अगेन गाइस ये जो हमारा न्यूज है इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी, जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स कौन से होते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनका जीडीपी मतलब कि साइज होता है वो हमारे 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। देखो बैंक्स जिनका एसेट्स क्या होता है आपकी 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा होता है, उन्हें उन बैंक्स को हम डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक बोलते हैं, मतलब कि वो बैंक विच आर टू बिग टू फेल, अगर ये फेल हो जाए तो बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। आरबीआई ने अभी किन किन बैंक्स को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स का डेजिग्नेशन दे रखा है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, HDFC बैंक, इनको डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक का डेस्टिनेशन दे रखा है। और बैंक्स जिनको कंसीडर किया जाता है विच आर टू बिग टू फेल। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक जो फ्रेमवर्क है वो 2014 में उनके रिगार्डिंग रूल्स बन के गए थे, जिसमें आरबीआई ने कुछ बैंक्स के नेम्स को डिस्क्लोज किया था जिनको हमने एज अ DSI भी डेजिग्नेट किया गया हर साल, ठीक है। जो ये बैंक्स होते हैं ये बताते हैं कि कुछ बैंक्स होते हैं वो इसके सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इनका साइज बहुत ज्यादा है, इसमें जो जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटी मतलब कि जो लीगल एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। लाइक अगर आप किसी को सब्सिडी दे रहे हो या फिर जो हम बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, वो सब क्या है, दे आर होल ग्रोथ रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी इन बैंक्स के थ्रू बहुत ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, ठीक है, एंड दे आर डोमेस्टिकली एंड ग्लोबल वेरी बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। 2010 में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड था, जब आपको पता 2008 में रिसेशन आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब क्या हुआ था, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड था उन्होंने रिकमेंड किया था कि सभी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, उनको एक रूल बुक बनाना चाहिए ताकि हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके, स्पेशली जो हमारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम क्या कर सके, उनका रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर सके। इस रिस्पॉन्स में क्या जो बेसिक कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन में वो एक फ्रेमवर्क के साथ, वो एक रूल रेगुलेशन के साथ आई, ठीक है। और 2011 में उन्होंने क्या किया, कुछ ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को आइडेंटिफाई किया। देखो कहीं ग्लोबल जो पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिकली जो हमारी पर्टिकुलर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर क्या किया, जो बेसिक कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, फिर उसने बोला कि हर एक मेंबर्स को बोला कि आप भी कुछ अपनी अपनी कंट्री में कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ ताकि आप अपने कंट्री के जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको क्या कर सको, डील कर सको, ठीक है। इसकी वजह से क्या उनमें हायर सुपरविजन रखा है, मतलब कि आप अपनी कंट्री में आइडेंटिफाई करो कौन से बैंक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उस बैंक को आप क्या करो, सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग करो, उस पर सुपरविजन करो ताकि अगर ये बैंक क्या फेल ना हो, और अगर
ताकि इन बैंकिंग सिस्टम में कोई भी डिसरप्शन ना आ सके और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई डिस्ट्रेस हो तो गवर्नमेंट कम से कम इन बैंक्स को सपोर्ट कर सके। ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना में टाइम में क्या हुआ, हमने मैक्सिमम इन बैंक्स को कितना ज्यादा रिकैपिटलाइजेशन पड़ा, तो ये न्यूज तो हम पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। Ministry of Corporate Affairs panel suggest creation of small limited liability partnership। ठीक है गाइस, अगेन जो ये न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में हमारी कवर होगी। ठीक है, न्यू कैटेगरी आएगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। तो इसको बोला जा रहा है स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी इसको रिकमेंड किया है, इससे क्या आएगा, मतलब कि लेसर कॉम्प्लेंस आपको पे करने में, लेसर फीस और लेसर पेनल्टी। अब हम पहले यही पढ़ लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। देखो गाइस, ये क्या होता है, जैसे अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, मतलब कि लिमिटेड टाइप के लिए आप किसी बिजनेस में क्या हो, पार्टनरशिप एज अ एक्ट करो। ठीक है, इट इज एन अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा लिमिटेड लायबिलिटी के उस कंपनी के, और आपको अलाउ करेगा कि आप इसके मेंबर बन सकते हो एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स आप दोनों के द्वारा उस एग्रीमेंट पे एक्सेप्ट होएगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आप लिमिटेड लायबिलिटी में उसके बेनिफिट उठा सकते हो एज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई फर्म पार्टनरशिप बेस्ड है। ठीक है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, बाय द प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट 2008 में आया था। जो LLP है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और फुली लायबल है अपने एसेट्स की, लेकिन जो इसके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, ये लिमिट करती है पार्टनर्स की लायबिलिटी को एज फॉर सिविल केसेस आर कंसर्न। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो किसी के मिसकंडक्ट के नेग्लिजेंस पे लायबल नहीं होता, उस पर निर्भर नहीं होते। इसके अलावा जो अब हम पढ़ लेते हैं न्यूज में क्या था। ठीक है, इससे पहले क्या एक्सपर्ट पैनल ने बोला था कि जो LLP एक्ट 2008 है इसको डीक्रिमिनलाइज करा जाए, मतलब कि अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो उसको क्रिमिनल ना ठहराया जाए, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स, ताकि हम जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसको और ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स के लिए ईजी बना सके। ठीक है, इस स्टेप को इसलिए किया गया था ताकि हम ईज ऑफ लिविंग को इनेबल कर सके कॉर्पोरेट्स के लिए और उनके स्टेक होल्डर्स के लिए, स्पेशली जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जरा और क्या रिकमेंडेशन दिए पैनल ने। तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि हमें क्या करना है, अगर LLP के एक्ट के अंदर कोई माइनर सा टेक्निकल वायलेशन कर देता है तो उस ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 51 जो एक्ट्स हैं उनको ऑलरेडी वो क्या कर चुके हैं, डीक्रिमिनलाइज कर सकी है अगर कोई टेक्निकल या प्रोसीजरल वायलेशन करता है किसका, कंपनी एक्ट 2013 का। इसके अलावा उन्होंने क्या गवर्नेंस को इम्प्रूव किया, कैसे इम्प्रूव किया, कुछ अकाउंटिंग और जो ऑडिटिंग सेंटर्स है LLP के उसको इनकॉर्पोरेट करके उसको ऐड करके इस एक्ट के अंदर। इसके अलावा जो LLPs हैं वो अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है बोरिंग डिसीजंस में। प्रेजेंटली जो LLP है वो अभी इतना कैपिटल रेज नहीं कर सकती बाय इशू डेब्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आस्क व्हाट्सएप टू ड्रॉप न्यू पॉलिसी। देखो आप सबने पढ़ा होगा बीच में व्हाट्सएप के ये काफी बोला गया कि व्हाट्सएप आपकी जो प्राइवेसी है उसको क्या करता है, लीक करता है। ठीक है, आपके डाटा को लीक करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने व्हाट्सएप से पूछा है कि आप अपनी कुछ न्यू पॉलिसी लेके आओ। ठीक है, अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी देखो इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, देखो आप सबको पता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इंडियन सिटीजन्स की उस एक सेकेंड में हाँ गाइस, तो अभी क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने व्हाट्सएप को बोला है कि हमें कुछ और स्ट्रॉन्ग लॉस लेके आने की जरूरत है, ताकि जो हमारी इंडियन सिटीजन्स की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको रिस्क ना हो, उसको कोई सिक्योरिटी रिस्क ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग लॉ लेके आने की जरूरत है। इससे पहले क्या व्हाट्सएप ने कुछ यूजर्स को नोटिफाई किया है कि वो कुछ मेटा डाटा को कलेक्ट करते हैं। मेटा डाटा क्या होता है, वो डाटा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट अदर डाटा आपकी चैट से विद बिजनेस अकाउंट। देखो आपको पता है ना व्हाट्सएप में भी डिफरेंट तरह के अकाउंट होते हैं। तो आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, एक होता है बिजनेस अकाउंट। आप कभी देखना अगर आप चैट करते हो तो उसमें लिखा आता है कि यू आर चैटिंग विद अ बिजनेस अकाउंट। ठीक है, इस तरह का कुछ लिखा आता है। ठीक है, या फिर वो आपकी कुछ जो चैट्स है कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अदर फेसबुक कंपनी के साथ भी शेयर कर सकती है। इसके अलावा पॉलिसी ने एसेंशियली क्या किया है कि वो चॉइस की
मतलब यूजर की खुद की चॉइस है कि अगर उसको अपने डाटा को शेयर करना है या नहीं करना है विद अदर फेसबुक ओन एंड थर्ड पार्टी ऐप। देखो आपको पता है व्हाट्सएप भी फेसबुक के द्वारा ओन किया जाता है, उसी तरह और भी एप्स हैं जो फेसबुक के द्वारा ओन की जा रही है। तो इसके अंदर ये है कि यूजर्स की अपनी चॉइस है कि क्या वो अपने डाटा को चाहते हैं कि वो फेसबुक के साथ शेयर करे या फिर कुछ थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर करे जो फेसबुक के द्वारा ओन की गई है। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया। देखो उन्होंने बोला कि अभी हमें पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहिए और उसको क्या, पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। उसके अलावा जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें आपके पर्सनल डाटा जो इंडिविजुअल्स का पर्सनल डाटा होता है उसकी प्रोटेक्शन आपको देते हैं और उसमें आप कुछ रूल बना सकते हैं कि किस तरह से आपके पर्सनल डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है और किस तरह से डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है इस पर्पज के लिए। इसके अलावा इसमें क्या किया, व्हाट्सएप के द्वारा कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट किया गया टू इट्स यूजर्स इन इंडिया यूरोपियन, मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया है इंडिया के अपने यूजर्स को और यूरोपियन यूनियन के जो यूजर्स को। व्हाट्सएप कहीं ना कहीं क्या कर रही है, लीगली क्या कोड रही है कि आपको अपना फेसबुक का डाटा शेयर नहीं करना यूरोपियन, मतलब कि यूरोपियन यूनियन में तो उन्होंने लोगों को बोल दिया कि आपको अपना डाटा शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वही उसने बोल दिया है मतलब कि जबकि इंडिया में तो बोल दिया है कि आपको करना है, ठीक है। व्हाट्सएप इज लीगली बाउंड टू नॉट शेयर डाटा विद फेसबुक इन यूरोप, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ऐसा लॉ बना हुआ है जिसमें क्या है व्हाट्सएप अपना मतलब कि उसके मतलब कि लीगली डाटा को शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज ये उसके जो यूरोपियन यूनियन के जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसके अंडर है एक रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन का जो डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पे है, ठीक है। अभी क्या एक्सपेक्टेशंस यही है कि हमारी जो प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, पुट्टा स्वामी जजमेंट आपको पता है आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी है, तो उसमें एस्टेब्लिश किया था कि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। कंपनीज ऑल और नथिंग अप्रोच कहीं ना कहीं क्या है इंडियन यूजर्स की मीनिंगफुल चॉइस को आपको ले रही है। मतलब कि देखो यूरोपियन यूनियन में तो क्या है, नहीं तो मतलब नहीं, इंडिया में क्या कर दिया है कि आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपको पता है हमारे तो इंडिया में आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम से ऐसे एक्सेप्ट कर देते, ठीक है। अभी इंडिया में क्या क्या फ्रेमवर्क है जो आपकी प्राइवेसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 पुट्टा स्वामी जजमेंट आई थी 2014 में, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट लगा दिया था कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 का आया हुआ है जिसमें सेक्शन 43A है आईटेक 2000 का, जो यूजर के डाटा को प्रोटेक्ट करता है कि आपका मिसयूज ना हो सके, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज पे ये एप्लीकेबल है और कुछ गवर्नमेंट एजेंसी पे भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011 का है, ये भी रूल डील करता है विद द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डाटा और किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, इंडिया की जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 56% है अगर आप किसी एडवांस इकोनॉमी से कंपेयर करो जिनकी कितनी है 152 टू 100% है। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा फॉल हुई है, कितनी ज्यादा बूम हुई है उस पीरियड में, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो ये बताती है आपके क्रेडिट और जीडीपी में कितना डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म टाइम में ही बताते हैं। ये इंडिकेट करती है कि आपकी इकोनॉमी में जो एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ होगी वो इंडिकेट करती है, ठीक है। और अगर रिस्क है उसको भी बताती है। बेसल थर्ड जो बताते हैं वो बताती है कि जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो और उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहीं किस तरह से आप मतलब कि जो अपना काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, इसका एम यही होता है कि हम बैंक्स को स्ट्रेंथन कर सके कि वो किस तरह से अपनी जो वल्नरेबिलिटीज है, रिस्क है, उनके साथ क्या कर सके, डिफेंस कर सके। सिंपल बात ये है जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो लॉन्ग टर्म में बताते हैं कि आप किस तरह से अपनी कंट्री की जो सीसीबी है उसको रख सकते हो, सेट कर सकते हो। और जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है ये इसका एम है कि हम किस तरह से बैंक को स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि जो भी आने वाले उसके रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, वो उसको क्या कर सके, डिफेंस कर सके। नेक्स्ट है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, आपको पता ही होगा, ठीक है। देखो जो एक्ट अभी आया है इसलिए आया ताकि ट्रांसपेरेंसी लेके आ सके, सेफ्टी लेके आ सके मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के, उसके एक अंडर हम एक सेक्टोरल रेगुलर मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। 7 शेड्यूल मतलब कि क्या करता है, स्टेट्स को राइट देता है कि वो इंटरालिया लैंड राइट्स और लैंड पे क्या कर सके, अपने लॉज बना सके, ठीक है। आपको पता है 7 शेड्यूल आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट से डील करता है। तो 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट को राइट है कि वो अपनी स्टेट के लैंड के ऊपर राइट्स के लेके अपना लॉ बना सके, ठीक है। रेरा जो है वो हाउएवर सेंटर के द्वारा इनेक्ट किया गया है जिसकी पावर
कॉन्करेंट लिस्ट में वेस्ट होती है, जो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट से और प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से। दोनों तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, वो कॉन्करेंट लिस्ट मैटर्स पे काम कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। और आर्टिकल 254 प्रोवाइड करता है सेंट्रल लिस्ट हमेशा क्या होंगे, वो डोमिनेट करेंगे एज कम्पेयर टू स्टेट लॉज ऑन मैटर इन कॉन्करेंट लिस्ट। क्या अगर कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया तो ऑफकोर्स जो सेंटर के लॉज होंगे वो डोमिनेट करेंगे। नेक्स्ट है वैक्सीन डिप्लोमेसी। इंडिया ने ऑलरेडी क्या कर चुकी है, अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी को बिगिन कर चुकी है बाय सप्लाइंग मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन टुवर्ड्स नेबरिंग एंड की पार्टनर कंट्री। देखो वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, देखो डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपने जो रिलेशंस हैं अपनी जो कंट्रीज के साथ बना रहे हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो इंडिया ने अपनी जो डिप्लोमेसी वो शुरू कर दी है ताकि जो हमारे जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके हमारी नेबरिंग कंट्री को, भूटान और मालदीव को वैक्सीन मिल चुके हैं। इसके बाद बांग्लादेश को मिलेंगे, फिर नेपाल को मिलेंगे, म्यांमार को मिलेंगे और फिर सीचल को मिलेंगे। वैक्सीन डिप्लोमेसी एक तरह का ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी की ब्रांच है जो रिलाई होगी ऑन द यूज और डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन। ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी रेफर करता है सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से आप क्या कर सकते हो, मतलब कि ग्लोबल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप हेल्थ और डिटर्मिनेंट्स में, मतलब कि सिंपल बात है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे 23 जनवरी को होता है, हर साल उसे एज अ पराक्रम दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे। आप सबको पता है ही वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके अलावा उन्होंने वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, देखो कहीं 2 बार रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हरिपुरा के 1938 में और त्रिपुरी 1959 सेशन में। तो 1939 में बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि आईएनसी का एक पार्ट था, जिसका एम था कि पॉलिटिक्स खो चुके हैं उनको द्वारा स्ट्रेंथन किया था। 1943 में आपको ये भी पता उन्होंने आजाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज किया था सिंगापुर में। नेक्स्ट न्यूज है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है आज। गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु थे हमारे, सिखों के पटना में इन्होंने बोर्न हुए थे 1666 में। इनकी माता जी का नाम था माता गुरु और इनके पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर। ये सिर्फ 9 इयर्स के थे जब इनके फादर को औरंगजेब ने किल किया था, क्योंकि औरंगजेब ने मतलब कि गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया था इस्लाम में कन्वर्ट होने के, तब से वो सिख के प्रोटेक्टर बन गए थे। उनको पर्शियन भी पता था, अरेबिक, संस्कृत, पंजाबी और इवन कि उन्होंने 10 ग्रंथ को भी लिखा है। 1699 में इन्होंने 5 केस को इंस्टीट्यूशनाइज किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक बार पूछा हुआ यूपीएससी में, खालसा, केश, कंघा, कड़ा, कृपान, कछेरा, इन 5 केस को गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, इंस्टीट्यूशन किया। 1708 में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को डिक्लेयर किया फाइनल सिख गुरु की जो बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है सोमनाथ टेम्पल। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। जो सोमनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे, गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट के सौराष्ट्र के वेरावल में प्रभास पटन में स्थित है। ये फर्स्ट अमंग मतलब कि शिवा के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें तो पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल को माना जाता है। प्रेजेंट टेम्पल है उनको रिस्ट्रक्चर किया गया था चालुक्य स्टाइल में, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में, और इसको मई 1951 में कंप्लीट किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ठीक है। इस साइड को त्रिवेणी संगम भी कंसीडर किया था, मतलब कि यहाँ पे 3 रिवर्स मिलती हैं, जैसे कपिला, हिरन एंड सरस्वती। देखो जैसे इलाहाबाद में संगम है ना, उसी तरह यहाँ सोमनाथ में त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे 3 रिवर्स कौन कौन सी मिलती है, कपिला, हिरन एंड सरस्वती। लास्ट न्यूज आज की, कुराजापति अप्पा राव, ये तेलुगु पोइट थे, राइटर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने जो काम किया था वो जेंडर इक्वालिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इसमें काम किया था। इनका जो वर्क है वो है कान्य शुल्कम, देसामनु प्रेमिंचुमाना, कोंडू भटियामन, भाई ये पढ़ लेना, ठीक है, पेदा मसेडू, मी परिमिति, उठादी भूमा पुणे, ये इसके वर्क है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। बाय, टाटा।